हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियरपुर विथ C2 में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं कक्षा 10 अध्याय 3 गणित विषय के दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लेकर। जैसा कि आपको अवगत करा दिया गया है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी ने अन्य फैकल्टीज़ को भी देखा इस विषय के साथ। तो आज हमारी यह क्लास डेमो क्लास के रूप में रखी गई है और हम आशा करते हैं कि आप सभी को क्लास अवश्य ही पसंद आएगी और आप सभी प्यार सम्मान दुलार देंगे और हमारे चैनल के CEO बड़े भाई चंद्रेश सर का आभार मैं व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जुड़ने का मौका दिया और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। और इसके साथ ही साथ अनुरोध करूंगा कि यदि आप सबको क्लास पसंद आए तो अवश्य ही हमें आप सबके समक्ष चंद्रेश सर प्रस्तुत करेंगे आगे भी अन्य चैप्टर के साथ। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जो यह अध्याय है वह हमारे बीजगणित से संबंधित है। बीजगणित से आप लोग परिचित होंगे। गणित को 3 भागों में, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। तो जो यह चैप्टर है, जो यह अध्याय है, वह बीजगणित के पोर्शन से आपके इस चैप्टर में जोड़ा गया है, अध्याय के साथ है। तो बीजगणित से आप लोग परिचित होंगे और पिछली कक्षाओं में आप सभी ने कुछ पद, बीजगणित के कुछ पद जैसे चर, अचर, चर, अचर, पद, गुणांक, घात, व्यंजक, बहुपद, समीकरण, एक चर, या ऐसे करिए रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके साथ ही हमारे इसके बाद जो हमारा अगला अध्याय आएगा वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी अध्याय को पढ़ने के लिए हमें पहले से ही कुछ शब्दों से अच्छी तरह परिचित होना अति आवश्यक होता है। उस अध्याय पर अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले, अर्थात मैं कह सकता हूं कि यदि आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना चाहते हैं तो हम आपसे आशा करते हैं इन सभी पदों से आप अच्छी तरह, इन सभी शब्दों से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। और मैं चाहूँगा
कि बहुत ही कम समय में आप सभी को हम इन शब्दों से परिचित कराते हुए अपने अध्याय 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, आप सभी धैर्य बनाए रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि सर हमारे विषय जो अध्याय हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है उससे हटकर ये सब सारी चीज़ें सर क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा धैर्य रखने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ जानकारियां पहले से होनी चाहिए, जो कि हमने कक्षा 8, 9 में इन सभी का अध्ययन अच्छी तरह से किया होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा 2 चरों वाले, क्योंकि शब्द ही ऐसे हैं। मैं इस चैप्टर को समझाने से पहले इन शब्द को समझाना चाहूँगा कि भाई इन शब्दों से क्या तात्पर्य है। तो इन शब्दों को समझाने के लिए मैं जैसे मैं चर बताऊँ आपको, रैखिक बताऊँ, तो रैखिक बताने के लिए आपको इन शब्दों से पहले परिचित होना पड़ेगा। मीन्स होता है जैसे हम कहीं भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बेसिक से, बड़े बेसिक से शुरुआत की जाती है। तो हम बीजगणित के जो कुछ ये शब्द बताए मैंने आपको, इन सभी शब्दों से आपको बहुत कम समय में परिचित कराने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही आपके फिर हम आएंगे जो अध्याय 3 कक्षा 10 की गणित में अध्याय 3 2 चरों वाले रैखिक का अर्थ क्या होता है, समीकरण का क्या अर्थ होता है, युग्म का क्या अर्थ होता है, इन शब्दों का भी अर्थ हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको इन शब्दों का अर्थ, क्योंकि होता है कि इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए पहले हमें इन शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। मीन्स इनके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इस अध्याय में बार बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं तो बार बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो किसी अध्याय पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए उस अध्याय में आने वाले शब्दों से हमें अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे पहले शब्द अपने बीजगणित के सबसे पहले शब्द चर से। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होती है, व्यंजक क्या होती है, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और रैखिक समीकरण तक पहुंचेंगे। उसके बाद 1 चर वाले रैखिक समीकरण को जानेंगे क्या होता है, और फिर हम अपने इन्हीं से कोरिलेट करके आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के विषय में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन को। मैं आशा करता हूं कि जो भी इस चैनल पर नए जुड़े होंगे, नए लोग जुड़े होंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करने का आशा करता हूं। अवश्य करेंगे आप सभी। और आपको ये वीडियोस, इस प्रकार की वीडियोस, जानकारियां निरंतर आपको लगातार मिलती रहें, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और वीडियोस कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए आते हैं हम अपने विषय पर। तो पहला मैंने शब्द आपको बताया चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे चर होता क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स हम लिखेंगे इसको जिसका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात उनका मान बदलता रहता है। चर कहलाते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया जिसका मान
नहीं होता है, मीन्स जिन टर्म्स का मान निश्चित नहीं होता है, अभी मैं समझाऊंगा टर्म्स पद क्या होते हैं, अर्थात उनका मान बदलता रहता है, उन्हें हम चर कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहें तो लिखेंगे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। हम कहेंगे कि ए बी सी डी, आपका जानना हो सकता है कि सर ए बी सी डी का क्या मान होता है, तो मैं बताऊंगा अभी। जब मैं आपको व्यंजक बताऊंगा और जब समीकरण बताऊंगा तो समीकरण के माध्यम से फिर मैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड के अलग अलग मान हमें प्राप्त होंगे, उसके माध्यम से मैं वहां आपको समझाऊंगा कि ये इसके अलग अलग मान होते हैं, मीन्स अनिश्चित मान होते हैं, वैल्यू होती है, मीन्स एक समीकरण में कुछ इनका मान कुछ अलग रहेगा, दूसरे व्यंजक के लिए या समीकरण के लिए कुछ मान इनका कुछ अलग हो जाएगा, मीन्स मान हमेशा इनका बदलता रहेगा, तो उन्हें हम चर कहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, आशा करते हैं कि चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने दूसरे शब्द अचर पद की तरफ। अचर की तरफ। अचर क्या होते हैं भाई? जिसे हम कॉन्सोनेंट भी कहते हैं, अचर, अर्थात नोट करिएगा, जिसका मान निश्चित होता है अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अचर पद कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। चल हम दूसरे पद की तरफ, चर को हमने समझ लिया, दूसरे पद की तरफ, जिसका मान निश्चित होता है, मीन्स उनका जो मान होता है वो निश्चित होता है, अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अचर कहते हैं, उसे अचर कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, उदाहरण के रूप में जैसे हम लोग देखेंगे 1 2 -4 5/6 1/2 -3/8 करणी में 2, ये सभी अचर मान है। अचर मान का मतलब कि किसी भी स्थिति में इन सभी का मान परिवर्तित नहीं हो सकता। अर्थात मैं आपको समझाने, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो जैसे हम कहेंगे यदि 2 का मान हमारे उत्तर प्रदेश में 2 है, तो क्या हम बाहर चले जाएंगे कहीं, तो कहीं मान लीजिए भारत के किसी अन्य राज्य में, तो क्या वहाँ 2 का मान बदल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 का मान वही रहेगा, मीन्स उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो मीन्स जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स हो गया, 2 का मान मीन्स 2। जैसे 2 का मान मैंने कह दूं भाई 2 व्यक्ति, तो अगर मैं यहाँ 2 व्यक्ति कहूँगा तो हमें यहाँ भी 2 व्यक्ति को ही लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं कहीं बाहर जाकर अगर 2 व्यक्ति कहूँ या 2 वस्तु कहूँ, कुछ भी कहूँ, तो वहाँ भी हमें 2 वस्तु 2 व्यक्ति ही बताएंगे, 2 लोगों को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात इन सभी का मान निश्चित होता है, तो हम उसे अचर कहते हैं। चलिए अब हम अपने तीसरे शब्द की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा शब्द हमने आपको बताया कि पद क्या होते हैं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह हमारी आज डेमो वीडियो के रूप में मैं अपनी क्लास दे रहा हूं आप सभी के समक्ष। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ आपको समस्या होगी, तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। मैं उसको अपने आने वाली वीडियोस में अगर मौका मिला तो ज़रूर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब हम तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं। तीसरा शब्द है पद। आपको लग रहा होगा कि हमारा समय इस पर लॉस हो रहा है, लेकिन नहीं। अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो हमें इन शब्दों से परिचित होना अति आवश्यक है। अभी आपको लगेगा, अभी हो सकता है कि टाइम स्पेंडिंग लग रहा हो, लेकिन नहीं, पहले आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर इन सब चीज़ों को जान लीजिए। हम आशा करते हैं जानकारी पहले से रही होगी, हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी शब्दों से परिचित हो जाइए, फिर उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी आपके अध्याय को पढ़ने में। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम तीसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पद। पद किसे कहते हैं? हम लोग चर अचर को जान गए, तो पद क्या होते हैं? चर गुणे अचर या अचर का गुणा चर से किया जाए, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अर्थात चर का भाग अचर से दिया जाए, अचर का भाग चर से दिया जाए। मैं चर अचर आपको इसके पहले समझा चुका हूं, इसलिए मैं उसका प्रयोग करते हुए मैं आपको पद समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह क्रम है, यह एक क्रम है, क्योंकि आप चर अचर को समझ गए तो उसके बाद आता है पद। तो चर अचर को समझने के बाद ही हम पद को समझ सकते हैं। तो ऐसे जो मैंने क्रम आपको लिखवाया, तो वो क्रम मैंने आपको बताया कि इनके पहले की चीज़ें बिना समझे आप आगे आने वाली चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहले जो कुछ पद हैं, उन पदों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं पद शब्द के समझाने का प्रयास, जैसे चर, तो चर के रूप में मैंने बताया जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो चर कहलाते हैं। मान लिया मैंने एक चर यहां पर हो गया x, अचर हमें लेना है, का गुणा करना है अचर से, हमने ले लिया 5। एक अचर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × x = 5x। तो ये हमारा 5x क्या हो गया? पद हो गया, एक पद हो गया। उसी प्रकार से अगर हम पहले अचर पद को ले लेते हैं, मीन्स 5 को ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद चर को ले लेते हैं, तो चर क्या हो गया हमारा? x, जिसकी वैल्यू 5x। तो ये 5x, यहाँ पर आप कुछ भी अन्य मान भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ले लिया 7 और यहाँ पर a ले लिया, तो ये 7a हो गया। तो यह भी एक पद हो गया, मीन्स एक पद हो गया। ये 7a, 5x एक पद हो गया। तो जहाँ पर हमें चर अथवा अचर का गुणा अथवा चर अचर का भाग मिल जाता है, हम उसे पद कहते हैं। जैसे हम आते हैं सेकंड में भाग के केस में, तो हम इसमें देखते हैं, हम ऊपर मिटाने का प्रयास करेंगे। चर अचर, चर का मतलब मैंने बताया जो मान निश्चित नहीं रहता है। चर हम लिखेंगे y ले लिया, अचर को हम नोट करेंगे डिवाइड बाई 7 या कुछ भी ले सकते हैं आप, 10। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? y/10, अर्थात यह एक पद हो गया, यह एक पद हो गया। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें, कोई अचर पद हम ले लें 7 डिवाइड बाई चर, कोई चर का मान हम ले लें, तो चर क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता है, तो 7z। तो ये क्या हो गया? 7/z एक हमारा पद हो गया।
तो मैं आशा करता हूँ आपको चर अचर के साथ ही पद भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे कि गुणांक क्या होता है। तो बिना पद को समझे गुणांक नहीं समझा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि गुणांक क्या होता है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हमें आने वाले सभी अध्याय में देखने को मिलेगा। तो हम गुणांक को देखेंगे, गुणांक क्या होता है। हमने पद को देखा 5x 7a 3x 7/8z, ये सभी हम पद कह सकते हैं। मैंने बताया चर अचर का गुणा, यहाँ पर अचर चर का गुणा, यहाँ पर अचर चर का गुणा, यहाँ पर अचर चर का गुणा। तो जो पद किसी पद में चर के साथ, मैं नोट करने का प्रयास करूंगा, किसी चर में किसी पद में चर के साथ जिस अचर पद का गुणा होता है, गुणा हुआ रहता है, उस पद का उसे गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गुणांक कहते हैं। चलिए, क्योंकि भाई गणित उदाहरणों का खेल है, शब्दों से हम बड़ा कम समझ पाते होंगे, लेकिन जैसे ही हमें उदाहरण देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो हम हर शब्द को पहले उसके परिभाषा के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम उदाहरण देकर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं उदाहरण देता हूं। मैंने कहा किसी पद में हम कोई पद लिख लेते हैं 5x 7a 3/2z, ये पद हो गए। पद को मैंने अभी इसके पहले आपको परिचित कराया। पद में चर के साथ जिस अचर पद का, ये अचर पद हो गया और ये चर पद हो गया, ये अचर हो गया और ये चर हो गया। इसी प्रकार ये अचर ये चर, तो अचर पद का गुणा हुआ रहता है, जिस उस पद का उसे गुणांक कहते हैं। तो इस पद का गुणांक 5 है। इस पद का गुणांक जो अचर है 7, जिसका गुणा a से हुआ है, वो इसका गुणांक हो गया। 3/z, इसका गुणांक क्या हो गया? 3/2, मीन्स 3/2 से गुणा हुआ है, मीन्स 3/2 से गुणा किया गया है। चलिए, तो हम आशा करते हैं आपको पद भी समझ में आ गया होगा। अब पद के साथ हम अपने अगले शब्द व्यंजक की तरफ बढ़ेंगे। व्यंजक क्या होते हैं हम उसको समझेंगे। व्यंजक शब्द को हम लोग समझेंगे। नोट करिएगा आप सभी। चर या अचर
राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग मैंने बताया चर या अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग को या समूह को व्यंजक अथवा बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए अब हम व्यंजक को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा के रूप में आपने देख लिया चर या अचर राशियों के योग, मीन्स उनका चर या अचर राशियों का योग किया जाए या अंतर किया जाए या गुणन किया जाए अथवा भाग किया जाए, तो इन सभी क्रियाओं के संयोग को, मीन्स योग, अंतर, गुणन, भाग के संयोग में सामूहिक रूप से अगर हम लिख देते हैं तो वो जो पद बनता है वह पद क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक अर्थात व्यंजक कहलाता है। तो जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे उदाहरण हम लिखते हैं 3x + 5 7x + 4/3 6x² + 7। मैंने कहा चर या अचर राशियों के योग, तो चर ये आपका क्या हो गया? चर अचर राशियों का योग दिखाया गया है। यहाँ पर चर अचर राशियों का योग और भाग दिखाया गया है। यहाँ चर अचर राशियों का योग दिखाया गया है, गुणनफल के साथ योग दिखाया गया है। तो हम इसे एक प्रकार से व्यंजक कह सकते हैं, अर्थात बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। यह हमारे बीजीय व्यंजक के उदाहरण हो गए। बीजीय व्यंजक 3x + 5 7x + 7x + 4/3 6x² + 7। हालांकि आप घात से परिचित होंगे। अगर किसी चर या अचर को जितनी बार गुणा किया जाता है जितनी बार गुणा किया जाता है उस पद को यदि हम मीन्स जितनी बार गुणा हुआ रहता है उसको पावर के रूप में लिख देते हैं तो उसे हम घात कहते हैं। मैं घात को भी समझा दूंगा। तो मैं आशा करता हूं आपको व्यंजक भी समझ में आया होगा। चर या अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग के संयोग। यहां देखिए योग का हमें योग दिख रहा है कि नहीं? यहाँ गुणा हुआ है, चर अचर राशियों के बीच गुणा हुआ है तथा यहाँ पर जोड़ हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ योग ही होगा, अंतर ही होगा, गुणन ही होगा, नहीं। इन सभी का सामूहिक रूप हमें जहाँ देखने को मिले, मीन्स यहाँ देखिए गुणा और जोड़ का हमें सामूहिक रूप देखने को मिला है। हमें यहाँ पर गुणा और जोड़ और भाग के समूह को देखने मिला है। 6x² + 7 यहाँ पर हमें गुणा और जोड़ के समूह देखने को मिले हैं। तो हम इस प्रकार से ऐसे पदों को, इस समूह को व्यंजक अर्थात बीजीय व्यंजक कहते हैं। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको व्यंजक भी समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम अपने अगले पद बहुपद पर, कि जो चर होते हैं। हाँ तो दोस्तों हम जानेंगे बहुपद।
अभी हमने समझा व्यंजक क्या होता है, अब हम समझेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद को हम पी एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि किसको किस कैसे प्रदर्शित करते हैं, याद आ गया, मैं बता दिया। चलिए, तो बहुपद को हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बहुपद है, क्या व्यंजक है, कौन सा समीकरण है। चलिए अगले शब्द की तरफ हम जानने का प्रयास करेंगे कि अगला शब्द हमारा बहुपद है। तो बहुपद को हम समझने का प्रयास करेंगे, बहुपद क्या होता है। मैंने आपको अभी बीजीय व्यंजक समझाया, इसके पहले बीजीय व्यंजक शब्द के बारे में आपको परिचित कराया। तो अब हम समझेंगे बीजीय व्यंजक के माध्यम से ही शब्द को समझेंगे। तो वे बीजीय व्यंजक वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात धनात्मक सिर्फ पूर्ण संख्या अर्थात धनात्मक चर की घात हो, बहुपद कहलाता है। चलिए, हम सभी ने बीजीय व्यंजक के बारे में देखा। बीजीय व्यंजक का क्या होता है। बीजीय व्यंजक में हम लोगों ने सीखा कि चर या अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन एवं भाग के संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के घात कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स बीजीय व्यंजक की घातें कुछ भी हो सकती है। मीन्स उसमें आने वाले चरों की एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 वाई क्यूब माइनस वाई माइनस क्यूब माइनस 3 और कुछ भी प्लस √z, ये एक प्रकार का व्यंजक हो सकता है। लेकिन अब हम समझेंगे, पहले बहुपद को समझ लेंगे, बहुपद और व्यंजक को फिर हम उसके बाद समझेंगे कि भाई बहुपद और व्यंजक में क्या अर्थ होता है, क्योंकि लगभग चीज़ें सेम हैं। बस एक बेसिक सा उसमें अंतर होता है कि व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे, पहले इसको समझ लें आप। वे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक ये समझ गए, जिसमें चर राशियों की घात सिर्फ पूर्ण संख्या से हमें आशा है कि आप सभी लोग परिचित होंगे। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मीन्स जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या कहलाती है। चर राशियों की घात सिर्फ पूर्ण संख्या, चर राशियों की घात का मतलब ये मीन्स x का मल्टीप्लाई हमने 2 बार किया है, इसलिए हमने x की पावर 2 लिख दिया है। यहाँ 5x की पावर 1 है, तो पूर्ण संख्या अर्थात धनात्मक चर की घात हो, बहुपद कहलाता है। हम इस शब्द से परिचित हो गए, मीन्स उसको हम बहुपद कहते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे यह एक बहुपद हो सकता है? नहीं, यह बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद का उदाहरण हो सकता है क्या? नहीं। बीजीय व्यंजक तो है, यह बीजीय व्यंजक है, लेकिन एक बहुपद का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बहुपद के उदाहरण में जो सबसे बड़ी कंडीशन हमें बता दी गई है कि जो चर राशि मैं अगले वीडियो में आपको मतलब कि पिछले शब्दों में मैंने आपको बता दिया है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मीन्स चर राशि की घात जो होनी चाहिए वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
तो हम यहाँ देखेंगे तो भाई इसकी तो पूर्ण संख्या है, इसकी भी घात 1 है तो इसकी भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इस चर की जो घात है वो -3 हो गई है। जो -3 क्या होता है, वह पूर्ण संख्या होती है क्या भाई? नहीं होती है। आप कहेंगे नहीं सर -3 पूर्ण नहीं होता है, तो -3 इसका घात हो गया है, तो क्या यह बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है। अर्थात तब क्या है, तब यह व्यंजक कहा जाएगा, यह व्यंजक कह दिया जाएगा। यह एक व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। मीन्स हम ये कह सकते हैं यह व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का सर हमको उदाहरण देकर बताइए। तो हम देने का प्रयास करेंगे कि आप बहुपद क्या होता है, बहुपद का उदाहरण देखें। बहुपद को देखेंगे, बहुपद में 5x + 7x स्क्वायर + 5y - 3z, यह एक बहुपद है कि नहीं? क्योंकि बीजी व्यंजक तो है, यहाँ पर गुणा, धन, प्लस, माइनस, माइनस, तो इन सभी का संयोग है, यह एक व्यंजक हो गया। लेकिन व्यंजक के साथ साथ क्या यह बहुपद भी है क्या? यह बहुपद है? तो हम कहेंगे हाँ। हम चेक करते हैं, बहुपद चेक करने के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि जो चर राशियां होती हैं उनका घात 5x में घात 1 है, 7x में इनका घात 2 है, 5y में इसका घात 1 है, 3z में घात 1 है। मीन्स 1 1 2 1, ये सभी पूर्ण संख्या है कि नहीं भाई? पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या है तो हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। मीन्स बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजक जिसकी घात, जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वह बहुपद कहलाता है। ये बात हमें लगता है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैं आपको कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, उसमें आप पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। फिर उसके बाद हम आपको व्यंजक और बहुपद के बीच एक विशेष अंतर बताने का प्रयास करूंगा। मैंने बता दिया है, जो लोग समझने वाले समझ गए हैं, लेकिन मैं उसको आपको नोट भी करा दूंगा। तो चलिए, तो 3x स्क्वायर + 5y - z, यह एक बहुपद है कि नहीं? यह एक बहुपद है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हमसे पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपकी आगामी जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसमें अब ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ, ऑप्शनल मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी पोर्शन को जोड़ दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे शब्द, ऐसे क्वेश्चन आपसे आगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह एक बहुपद है कि नहीं? बहुपद की हमारी एक मेन कंडीशन कि हम देखेंगे कि जो इसमें चर राशियां हैं उनका घात धनात्मक है कि नहीं है, तो हम कह देंगे सर बहुपद है। हाँ चलिए, एक हम और लिखते हैं, √2y + 5/3 x³ - 4। हम देखेंगे यह बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें चर राशियां कौन हैं। ये y है, y है, y की घात 1 है, चर राशि x है, 3 इसकी है घात, और यह 4 है। हालांकि हमें चर राशियों को ही देखना है तो हम इसको एक बहुपद कह सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा उदाहरण मैं देता हूं जिसमें आप बताएंगे वह बहुपद है कि नहीं है। 3x² √6x, हमें यह बताइए यह पद बहुपद है कि नहीं? मीन्स यह बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं? तो इसमें देखेंगे सर दिखने को मिल रहा है, हाँ इसकी घात 2 है, मीन्स पूर्ण संख्या है, और इसकी घात, इस चर की घात अगर देखा जाए √6x, तो अंडर का मतलब होता है किसी भी पद पर अगर कर्णी लगा हुआ है, जैसे यक्स पर कर्णी लगा हुआ है तो हम लिखेंगे x⁴ या हम लोग जानते हैं जब हम x⁴ कर देंगे मीन्स x की घात 1/2 हो गया। तो क्या यह 1/2 एक पूर्ण संख्या है क्या भाई? पूर्ण संख्या है? नहीं।
हम कहेंगे नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद के मेन हमारा जो शर्त बताया गया है उसमें कहा गया है कि जो चर राशियां होती हैं उस बीजीय व्यंजक की, उनका घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इसे कट कर देंगे, भाई यह बहुपद नहीं है। चलिए, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुपद क्या होता है और बहुपद को पहचानने का तरीका भी थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग व्यंजक और बहुपद में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देते हैं। हम यह कह सकते हैं सभी व्यंजक, व्यंजक कहने का मतलब बीजी व्यंजक, जो मैं पिछला शब्द अभी बता चुका आपको, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते, परंतु सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। इस बात को हम इन दोनों शब्दों से परिचित होने के बाद यह कंक्लूजन निकलता है, मीन्स यह निष्कर्ष निकलता है। हम कह सकते हैं सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, अर्थात सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं क्योंकि हमें व्यंजक में किसी प्रकार की कोई घात की या फिर किसी प्रकार की ऐसी शर्त नहीं रखी गई थी जैसा कि बहुपद में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, लेकिन परंतु सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। जैसे हम आपसे कह दें x² + 5y - 4 + 3/4, और एक उदाहरण हम और लेते हैं 4/8 x² + 3/√3y⁻3। चलिए, अब इसमें बताइए कौन बहुपद है कौन व्यंजक। मैंने कहा कि सभी व्यंजक तो ये भी है, व्यंजक ये भी है, लेकिन इसमें बहुपद कौन सा है? बहुपद कौन सा है? तो बहुपद में हम देखेंगे क्या इसकी घात जो 2 है वह पूर्ण संख्या है। हाँ, पूर्ण संख्या है, लेकिन इसकी घात y की घात, क्योंकि चर राशि y है तो y की घात -4 है, तो -4 क्या पूर्ण संख्या है क्या भाई? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है। लेकिन व्यंजक तो है ना, व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस यहाँ पर डिवाइड, हमने बताया चर या अचर राशियों के योग व अंतर गुणन भाग के संयोग हमें दिख रहा है तो यह व्यंजक होगा, लेकिन यह बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात जो चर राशि की घात है वो माइनस में है, मीन्स पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसको हम देखेंगे, यह क्या है? यह एक प्रकार से व्यंजक है, मीन्स व्यंजक हमें दिख रहा है व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद है कि नहीं? यह व्यंजक बहुपद है कि नहीं, हम इस बात को जानेंगे। तो यह व्यंजक बहुपद है कि नहीं? तो इस x की चर राशि x का पावर 2 मीन्स पूर्ण संख्या, y की पावर, इसको मत देखिएगा, मीन्स ये अचर राशि हो गई, लेकिन हमें देखना क्या है? चर राशि। तो चर राशि का मान 3 है, चर राशि की पावर 3 है, तो यह एक बहुपद कहलाएगा। यह बहुपद होगा और व्यंजक भी होगा, बहुपद भी होगा। मीन्स एक तरह से कह लें व्यंजक थोड़ा सा विस्तृत रूप हो गया और व्यंजक से कुछ चीज़ों को हम अलग कर लें तो वह बहुपद कहलाता है। मीन्स जिसमें बहुत से पद हों, भाई बहुपद से बहुत से पद तो 2 3 4 पद दिए रहते होते हैं। पद को मैंने पिछले शब्दों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, तो हम आशा करते हैं आपको यह बहुपद भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यह क्लास हमारी लंबी ना होने पाए, क्योंकि आप वैसे भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की शुरुआत हमने अध्याय की, लेकिन इन सब बातों में आपको मैंने बताने का प्रयास किया क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग जानते हैं भाई, लेकिन थोड़ा सा हमारा ये होता है कि एक बार रिकॉल कर लिया जाए। तो मैंने रिकॉल करते हुए सभी समस्याओं को आपको सुलझाने का प्रयास किया। जो कुछ आप भूल रहे होंगे, आशा है कि आपको याद हो गई होंगी सारी चीज़ें। अब हम अपने अध्याय की शुरुआत नेक्स्ट वीडियोज़ में मीन्स आगे आने वाली कक्षा में करेंगे, तो इन शब्दों के परिचय से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। हम आशा करते हैं कि हमारी क्लास
आपको अवश्य ही पसंद आएगी और आप अपना समर्थन प्यार दुलार अवश्य ही देंगे। और हम अपने एक बार बड़े भाई चंद्रेश सर का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबके समक्ष उन्होंने हमें प्रस्तुत किया, मौका दिया आप सभी से मिलने का। और तो हम आशा करते हैं आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आपके आने वाली इस वीडियोज़ में, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर हो गई हैं, जब बहुपद तक आप सीख गए हैं, तो अब बात आती है चर भी आप समझ गए हैं। अब अगले शब्द में हम आपको समझाएंगे कि रैखिक क्या होता है और समीकरण क्या होता है और युग्म क्या होता है। इन तीनों शब्दों से परिचित कराते हुए फिर हम अपने अध्याय की शुरुआत कर देंगे। फिर अध्याय में आने वाले ये सभी जो शब्द मैंने पिछले कुछ देर से मैं आपको बता रहा हूं, इन शब्दों की सहायता से इन शब्दों को मैं बताऊंगा और बताने के साथ आपको अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।